हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 तक कर चुके हैं, लेकिन बीच में एक चैप्टर हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 रह गया था। तो इसके बारे में आज हम बातें करते हैं दोस्तों। आज हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे। वैसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ, अगर आप CBSE ICSE बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये काफ़ी कम नंबर का आता है। लेकिन बात यह है कि ये मार्क्स जो हैं, जो कम मार्क्स हैं, ये आपके 100 मार्क्स होने से रोक सकते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है 100 मार्क्स लेने के लिए। और दूसरा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो किसी भी बुक्स में अगर इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस इसका दे रखा है, लेकिन हम इसको बड़े अच्छे से NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इसमें आप पहले कंसेप्ट को पकड़ेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट इसका करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की बातें करेंगे दोस्तों। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसमें क्या पढ़ा है? उसमें आपने पढ़ा है साइन के बारे में, कोस के बारे में, टेन के बारे में, और इनके इन्वर्स यानी कि इसका कोसेक के बारे में, सेक के बारे में और कोट के बारे में। इतना आपने पढ़ा है। आज हम बात करते हैं इन्वर्स की। अब हमने एक फंक्शन, इससे जो फर्स्ट चैप्टर था इसका पढ़ा है, उसके अंदर हमने देखा है कि एक फंक्शन कब इन्वर्स फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है, व्हेन इट विल बी इन्वर्टिबल। ये फंक्शन तभी इन्वर्टिबल हो सकता है दोस्तों जब उसकी दो कंडीशन हो, एक तो 1-1 हो और दूसरा वो ऑन-टू। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंक्शंस की बात करता हूँ। मान लीजिए साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे और फिर यहाँ पे आया, यानी कि 0 पे भी वही वैल्यू थी, पाई पे भी कौन सी वैल्यू थी? वही वैल्यू थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पाई पे भी वही थी और 2 पाई पे भी वही थी। अब अगर मैं बात करूँ 1-1 की, तो देखिए फंक्शन 1-1 होता है इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 0 पे भी वही वैल्यू, 2 पाई पे भी वही वैल्यू और पाई पे भी वही वैल्यू। तो ये फंक्शन 1-1 तो नहीं है। ठीक है, अब जब फंक्शन 1-1 नहीं है, हमने यहाँ प्रूव किया कि फंक्शन 1-1 नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन जो 1-1 की है वो क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। ख़त्म हो रही है तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होना चाहिए, इन्वर्स भी नहीं निकलना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी, फिर हम इसका इन्वर्स निकाल क्यों रहे हैं? हम इस चैप्टर को ही क्यों पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इन्वर्स के अंदर, उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन उससे पहले 11th के कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर आते हैं। देखिए अगर आप बात करें, इसको मैं क्लोज इंटरवल बोलता था। अगर इस तरीके से मैं ब्रैकेट लगाता था, और क्लोज इंटरवल में क्या होता था? a<x <b। ठीक है, ओपन इंटरवल बोलता था इसको, और ओपन इंटरवल में क्या होता था? a<x b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अब हम आते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। अगर मैं बात करूँ साइन फंक्शन की दोस्तों, तो इसकी एक डोमेन होती है और एक रेंज होती है। इसकी डोमेन रियल फंक्शंस हैं, कितनी भी रियल वैल्यूज़ आप इसके अंदर रख सकते हैं। और अगर रेंज की बात करूँ तो -1 से 1 तक इसकी रेंज है। ये बात हमें 11th में पता है, और अगर नहीं पता तो अब पता कर लीजिए इस बात को कि ये इसकी डोमेन है, ये इसकी रेंज। अब मैं बात करूँ कोस फंक्शन की, वही रियल फंक्शन -1 और 1। अब मैं बात करता हूँ टेन फंक्शन की। देखिए टेन फंक्शन अगर मैं बात करूँ, tan x = क्या होता है? sin x बाई cos x। और cos की जो वैल्यू है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कि 2n + 1 π/2। अगर n की वैल्यू 1 रखूँ तो 3 π/2, 0 रखूँ तो π/2। इन फंक्शंस के लिए जो वैल्यू है cos की वो 0 होती है, और आगे बढ़ा सकते हैं, n की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ 0 कर देंगे, इस फंक्शन को 0 कर देंगे, तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट फंक्शन हो गया। फाइनाइट ही नहीं है इसके ऊपर, तो 2n + 1 π/2 के ऊपर ये फंक्शन क्या है? फाइनाइट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करें कोट फंक्शन की, डोमेन रियल फंक्शन होगी, लेकिन रेंज की अगर बात करें तो ये n पाई के लिए। अब देखिए कोट क्या होता है भला? उल्टा cos x बाय
साइन एक्स। अगर मैं बात करूँ साइन की वैल्यू अगर मान लीजिए 0 है या फिर n पाई है, 2 पाई है, इवन मल्टीपल के लिए क्या होगी, ये हमेशा 0 होगी और जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेक की। सेक में भी वही काम होता है, क्योंकि सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। अगर मैं बात करूँ तो सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos x। ठीक है, अब ये इसका उल्टा होता है, तो ओड मल्टीपल के छोड़ के बाकी सब पे ये क्या देगा, अपनी डोमेन देगा, तो r माइनस 1 हो जाएगा, और इसी तरीके से कोसेक में r माइनस 1 हो जाएगा। ये था 11th का कंसेप्ट दोस्तों। होप्स हो कि बड़े अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 1 की थोड़ी सी। चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक फंक्शन f(x,y) है और वो इस तरीके से कि f(x) इज इक्वल टू वाई है, और वो दो कंडीशन को फॉलो करता है, मान लीजिए 1 1 और ऑन टू। तो एक फंक्शन g होगा जो उसका इन्वर्स होगा, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि gy इज इक्वल टू एक्स के होगा। और इस केस में जब वो इन्वर्स हो जाएगा तो डोमेन ऑफ g रेंज ऑफ f हो जाएगी और रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे याद रखने वाली बात है, अदरवाइज इसका हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस चीज़ को कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं इसको। अब बात आती है कि सर, जो हमने बिल्कुल शुरू में बात कही कि भाई साइन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, कोस फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, टेन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है, और अगर ये इन्वर्टिबल्स नहीं हैं तो इनका इन्वर्स कैसे पॉसिबल है, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं साइन फंक्शन को दोस्तों। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो इस तरीके का ग्राफ आपका बनता है। ठीक है, नाउ इफ वी विल सी द अबव ग्राफ देन वी कैन ईजिली नो दैट साइन फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। ये बात मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि ये 1 1 नहीं है और इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। So it show that function is not 1 1. Now we have restrict this function from it invertible. अब किस तरीके से देखिए भाई क्या हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ वैल्यू सेम आ रही है, इन्वर्टिबल नहीं हो पा रहा है, मानते हो बात। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। देखिए रेस्ट्रिक्ट का मतलब है, मैंने मान लीजिए यहाँ से -π/2 से π/2 की वैल्यू दी, फंक्शन मेरा रेस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि -π/2 से π/2 पर अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग डोमेन की अलग अलग रेंज आएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि इसी फंक्शन के ऊपर आए। अगर आप देखो तो देखिए इससे लेके इस फंक्शन तक भी आ रही है इसी तरीके से। ठीक है, और इसी तरीके से इस फंक्शन से इस फंक्शन तक की भी आएगी, मानते हो। तो किन्हीं भी वैल्यूज़ के अंदर, पाई की किसी भी वैल्यू के अंदर मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। अब बात आती है कि सर अगर आप किसी भी वैल्यू के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो -π/2 और π/2 ही क्यों लेना, लेकिन हम वैल्यू लेते हैं -π/2 और π/2 की ही। उसका रीज़न है दोस्तों, उसका रीज़न ये है, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच, यानी कि इन्हीं वैल्यू को स्टैंडर्ड माना गया है इस फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए साइन इनवर्स 1 - 1 जो फंक्शन है वो -π/2 और π/2 के लिए इन्वर्टिबल है। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसी तरीके से बात करते हैं कोस फंक्शन की। ये कोस फंक्शन का ग्राफ है। कोस फंक्शन भी इन्वर्टिबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम इसको 0 से पाई के बीच में क्या कर सकते हैं, इन्वर्टिबल कर सकते हैं, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ग्राफ ऐसा ही होता है इसका, क्योंकि 1 से शुरू होता है और फिर नीचे की तरफ जाता है। अगर आप थोड़ा सा 11th का कंसेप्ट ध्यान दें तो, नाउ इफ वी विल रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कोसाइन फंक्शन 0 to पाई, देन इट अबव बिकम 1 1 एंड ऑन टू विद रेंज -1 and 1। लेकिन ज़रूरी नहीं है इसी में रिस्ट्रिक्ट हो, ये 2-3 वैल्यूज़ में होता है। 0 to पाई होता है, पाई to 2 पाई होता है, -π to 0 होता है, लेकिन हम लेंगे वैल्यू 0 to पाई। क्यों? क्योंकि इसको क्या माना गया है,
प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच बना गया दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोस इनवर्स फंक्शन की, अब क्या होगी, -1 1 के लिए इस डोमेन के लिए रेंज क्या होगी, 0 to पाई होगी। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 से पाई में कोई भी आए उस पर ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्स देगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत अभी तक यहाँ पे नहीं आई होगी आपको। ग्राफिकली भी आपको समझ में आया होगा कि कोस का ग्राफ इस तरीके से होता है और हम 0 से पाई में इसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन आता है कोसेक इनवर्स। अब अगर मैं बात करूं, कोसेक इनवर्स अच्छे से जानते हैं भाई, कोसेक इनवर्स 1/sin x के इक्वल होता है। और अगर उस फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाए तो इसकी जो डोमेन है x नॉट इक्वल टू n पाई होनी चाहिए, यानी कि इसकी रेंज r -1 और 1 होगी। ठीक है, इस वैल्यूज़ पे ये फाइनाइट नहीं होगा। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो देखिए इस तरीके का ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, π/2 पे 0 और फिर इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इन वैल्यूज़ पे यहाँ पाई पे ये क्या होगा, फाइनाइट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं देखिए n पाई का मतलब क्या होगा, पाई पे नहीं होगा। ठीक है, 2 पाई पे नहीं होगा। ठीक है, 0 पे नहीं होगा, फाइनाइट नहीं होगा ये। तो इनफाइनाइट वैल्यू से आ रही है, π/2 के बीच में 1 बनाती हुई जा रही है वैल्यू। अब हम बात करते हैं इट विल बी इन्वर्टिबल, वी कैन रेस्ट्रिक्ट द डोमेन। अब बात करते हैं कि डोमेन क्या होगी इसकी। देखिए 0 पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है, तो -π/2 से π/2 होगी इसकी डोमेन। देखिए -π/2 से π/2 ये डोमेन होगी इसकी। और क्या होगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगी भाई, क्योंकि अगर 0 इंक्लूड हो जाती है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और रेंज -1 r माइनस रियल वैल्यू -1 होगी। लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट की गई है, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि ये -3/2 पाई इस पे भी हो सकती है और इसी तरीके से इस पे भी हो सकती है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच कौन सी है, -π/2 से π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर आपको। अब अगर मैं बात करूं सेक इनवर्स फंक्शन की, ये भी बड़ा आसान है। हमें पता है कि सेक 1/cos के इक्वल होता है, y = सेक x हो गया। अब इसमें क्या होता है, ओड मल्टीपल। ठीक है, 2n + 1 π/2। तो रियल वैल्यूज़ जो इसकी रेंज होगी, रियल वैल्यूज़ -1 और 1। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसके ग्राफ की तो देखिए इस तरीके का ग्राफ इसका बनता है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें जो 11th की है उसमें। ठीक है, सो वी कैन रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ सीकेंड फंक्शन 0 to पाई। हम इसकी वैल्यू को कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 0 से पाई के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन, लेकिन π/2 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर क्या हो जाएगा, फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल ऑफ सीकेंड कैन बी -π/2, -π/2, 0 पाई, -π/2, पाई, 2 पाई, -3π/2। बट वी विल टेक ए प्रिंसिपल वैल्यूड फंक्शन एज 0 to पाई -π/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब अगर मैं बात करूं आगे की, देखिए थोड़ा सा आगे अगर मैं चलता हूं, अब मैं बात करता हूं tan इनवर्स फंक्शन की। भाई tan का हमें पता है कि ओड मल्टीपल ऑफ 2n + 1 नहीं होना चाहिए, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। अगर tan के ग्राफ की बात करें तो इस तरीके का ग्राफ tan बनाता है। ठीक है, नाउ वी कैन रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन -π/2 से π/2। इसकी डोमेन को मैं -π/2 से π/2 के बीच में रोक सकता हूँ। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको समझ में आने लग गया होगा, अब सम अप होना शुरू हो गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ और किस तरीके से बात कर रहा हूँ। देखिए इनका मतलब क्या है, जो वैल्यूज़ मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए -π/2 से π/2 ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनके बीच अगर वैल्यू आ रही है हमारी किन्हीं भी फंक्शन की, tan की आ रही है, अगर tan की वैल्यू ये है तो साइन के लिए अलग प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं,
उनके लिए उनके बीच की वैल्यूज आ रही हैं तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। वी कैन फाइंड द इन्वर्टिबल यानी कि इन्वर्स ईजिली, अदरवाइज नॉट। वो हम जब सम करेंगे, जब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसमें हम अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम थ्योरेटिकल पार्ट्स को देखते हैं थोड़ा सा और। इसी तरीके से कोट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसकी वैल्यू को 0 से पाई के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ग्राफ इस तरीके का होता है और इवन मल्टीपल के लिए ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, अब मेरे पास एक टेबल आ गई है दोस्तों। अगर मैं डोमेन की बात करूँ -1 1, रेंज की बात करूँ -π/2 π/2 साइन इनवर्स की। इसी तरीके से कोस इनवर्स की बात करूँ -1 1 0 से पाई। और ये सारी कौन से इंटरवल में है ये और देख लीजिए। ठीक है, ये सारी क्लोज इंटरवल में है। कोस इनवर्स r -1 1 -π/2 π/2 -0, लेकिन 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। इसी तरीके से सेक इनवर्स 0 से पाई -π/2 π/2 पे डिफाइन नहीं होगा। टेन इनवर्स -π/2 से π/2। कोट इनवर्स रियल डोमेन होगी और 0 से पाई इसकी क्या होगी, रेंज। ठीक है दोस्तों, ये इसकी टेबल देखिए। वैसे अगर मैं चाहता तो इस टेबल के साथ सीधा भी करवा सकता था, लेकिन ये जो पिछला पार्ट था ये ज़रूरी था कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं बात करूं कुछ पॉइंट्स की। अगर मैं कहता हूं कि साइन इनवर्स x इजिकल टू साइन एक्स इनवर्स इक्वल है, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात है भाई। ये साइन एक्स इनवर्स को मैं 1/sin x लिख सकता हूं, लेकिन साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकता दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई भी ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच नहीं दे रखी है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को ही उसकी ब्रांच मानेंगे। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स निकालना है और ये फंक्शन नहीं दे रखा कि -π/2 से π/2 के बीच में निकाले, तो -π/2 और π/2 को ही हम उसकी ब्रांच मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स का। हम अगले वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के हाजिर होंगे। उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से इन वैल्यूज़ को लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। इस वीडियो को देखिएगा, इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, समझ के नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, आपके जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, उनमें आपको फ़ायदा मिल सके, और दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अंदर आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हमें मिल सके और हमें हमारी मेहनत का फल मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।